नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों पर। बिहार जो कि तीसरा सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के लिहाज से और 13वां 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के लिहाज से भारत में। एक तरफ इसके उत्तर प्रदेश है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ वेस्ट बंगाल है और दक्षिण में झारखंड है। बिहार को दो भागों में बांटती है। एक तरह से लगभग गंगा नदी बीचों बीच से गुजरती है। आज हम बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन से मुख्य मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनावों में और क्यों गठबंधन एक मजबूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार जी, सीएसटीएस में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा जी। तो संजय जी, बिहार विधानसभा चुनावों की हम बात करें तो इस बार मुख्य मुद्दे क्या हैं और क्यों आपको लगता है कि गठबंधन एक सफलता की कुंजी रहेगा या दलों के लिए मजबूरी भी है? देखिए, बिहार की राजनीति को अगर आप गौर से देखें, बिहार की राजनीति में कई पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं। तीन मुख्य पार्टियां हैं। कम से कम पिछले 3 दशक में तो तीन मुख्य पार्टियां जेडीयू है, आरजेडी है और बीजेपी है। लेकिन ये तीन मुख्य पार्टियों के पास इतना जनाधार नहीं है कि वो अकेले दम पर चुनाव जीत सके। अपने सबसे अच्छे चुनावी प्रदर्शन में भी इन पार्टियों ने तकरीबन 24 से 25% वोट हासिल किए। जेडीयू को तो कभी भी शायद 20% से ज्यादा वोट नहीं आए। तो ये तीन मुख्य पार्टियों के पास कुल मिलाकर के 2/3 वोट ही रहता है, तीनों पार्टियों को मिला के। इनके अलावा दो ऐसी पार्टियां हैं जिनका अपना प्रभाव तो है, लेकिन उनका प्रभाव काफी कम है। और मैं जिक्र करना चाहूंगा चिराग पासवान, जिसके आजकल नेता हैं। पहले रामविलास पासवान बड़े नेता हुआ करते थे लोक जनशक्ति पार्टी की। इनका जनाधार तकरीबन 10% का है। और इसी तरह से कांग्रेस एक जमाने में बड़ी पार्टी होती थी, बड़ी कई बार उन्होंने बिहार में सरकार बनाई, लेकिन आज वो पार्टी भी 7, 8, 10% की पार्टी रह गई है। तो 65, 66% वोट इन तीन पार्टियों के पास है और तकरीबन 20% वोट इन दो पार्टियों के पास होता है। इसके अलावा बिहार में और तमाम तरह की पार्टियां हैं। पप्पू यादव की अपनी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है, जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। और पिछले कुछ सालों में एक नई पार्टी विकासशील इंसाफ पार्टी, जिसके नेता मुकेश साहनी है, उनकी अपनी पार्टी है। ये सब पार्टियों का थोड़ा थोड़ा जनाधार है। किसी के पास 2-3% वोट, किसी के पास 4% वोट। ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टी के लिए अपने दम पर बहुमत लाना संभव नहीं है। पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो पार्टी की हमेशा इच्छा होती है कि वो सरकार बनाए, और सरकार बनाने की मजबूरी ही गठबंधन को जन्म देती है। और सरकार बनाने की लालसा में ये पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और आजकल तो हाथ मिलाने में आइडियोलॉजिकल मतभेद को भी भूल जाती हैं पार्टियां। तो बिहार की राजनीति में यही वजह है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इतना शार्प पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, प्लूरैलिटी, जिसकी वजह से पार्टियों को मिलकर सरकार बनाना पड़ता है। और गठबंधन की सरकार बिहार में पिछले 3 दशक में ताबीज रही है। जी, तो 3 दशक की आप बात कर रहे हैं कि गठबंधन की ही सरकार बिहार में हमने देखी है। इसके अलावा अगर हम जिस तरह आपने एलजेपी की बात करी, तो रामविलास पासवान जी के जाने के बाद चिराग पासवान के लिए क्या ये चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। एक तो रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं है। सिर्फ एक बड़े नेता थे एलजेपी के, तो उनकी कमी तो जरूर महसूस होगी पार्टी को, चिराग पासवान को खासकर। चिराग पासवान के कंधे पर चुनाव का पूरा प्रचार प्रसार उन्हें उठाना पड़ेगा। दूसरी चुनौती है चिराग पासवान के सामने और एलजेपी के सामने, वो उन्होंने एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। एनडीए से गठबंधन अगर होता तो एक दूसरे का हाथ मिलाकर बीजेपी के साथ और जेडीयू के साथ वो चुनाव लड़ते, और ऐसे में शायद उनकी स्थिति मजबूत होती। लेकिन सीटों के बंटवारे के मतभेद और कुछ अन्य मतभेदों के कारण चिराग पासवान ने ये निर्णय लिया कि उनकी पार्टी लोजपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी।
तो अगर अकेले आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके सामने कई तरह की चुनौती है, आपको कई पार्टियों का मुकाबला करना है। अ, अगर आप गठबंधन के पार्ट होते तो आपको एक विपक्ष आपके खिलाफ कम होता। तो इस तरह की चुनौती जरूर है इस बार चिराग पासवान के सामने। वो 100, 150, 200 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं। तो तमाम तरह की चुनौतियां चिराग पासवान के सामने इन चुनाव में है। जी। रामविलास पासवान जी के लिए कहा जाता था कि वो चुनावी मौसम के विशेषज्ञ और समझे जाते थे कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है ये उनको समझ में आता था। उसी तरफ वो लेते थे। लेकिन अब बेटे के हाथ में कमान है, तो एलजेपी पार्टी की अगर हम बात करें तो इन चुनावों में एलजेपी कितनी अहम है? एलजेपी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है इन चुनाव में। इन चुनाव में ही क्यों, पिछले चुनाव में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसकी वजह बहुत साफ है। एलजेपी एक तरह से दलित लोगों का नेतृत्व करती है, उनका प्रतिनिधित्व करती है। दलित मतदाताओं की संख्या बिहार की आबादी में तकरीबन 15 से 16% है। रामविलास पासवान बिहार के एक तरह से अनडिस्प्यूटेड दलित नेता रहे थे। जिस जाति से वो आते थे, धानुक जाति से, उनकी तो बड़ी संख्या में उन्हें वोट मिलती थी। बट दूसरी जो दलित जातियां थी उनका भी वोट बड़ी संख्या में रामविलास पासवान के खाते में जाता था। तो पूरी राजनीति और जितनी जो बड़ी पार्टियां जिनका हमने पहले जिक्र किया, बीजेपी हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो, और जो दूसरी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी के पास कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। और हर पार्टी चाहती है कि दलित वोट उनके पाले में आए, क्योंकि ये बड़ी संख्या में है, 15% है। इस वजह से रामविलास पासवान की उनकी अपनी पहचान रही है बिहार की राजनीति में। और एलजेपी को अपने पाले में लाने के लिए सभी पार्टियों ने पहले प्रयास किया है। कभी एक दो ही चुनाव ऐसे रहे जब एलजेपी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, वो 2005 की फरवरी और अक्टूबर का चुनाव था। अगर इन दो चुनावों को छोड़ दें तो इसके अलावा हर चुनाव में बड़ी पार्टियों ने यह कोशिश की एलजेपी उनके साथ गठबंधन बनाए, दलित वोट उनके पक्ष में आए, जिससे जीत हार का जो फासला होता है वो कम करने में सफल हो। और उनकी पार्टियों की कोशिश रहती है कि इन वोटों के बदौलत ही शायद उन्हें चुनाव में जीत हासिल हो। जी। अगर गठबंधन की बात करें तो क्या ये चुनाव खास तौर से आरजेडी और कांग्रेस के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक सर्वाइवल की लड़ाई है क्या ये? क्या इसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व की परीक्षा भी होगी? बिल्कुल तेजस्वी यादव के लिए नेतृत्व की परीक्षा है, क्योंकि लालू यादव जेल में है। उम्मीद है उन्हें शायद पैरोल पे छोड़ा जाए और वो चुनाव में प्रचार कर सके। लेकिन फिर भी एक शीर्ष नेता होने के कारण, पार्टी के अध्यक्ष होने के कारण दारोमदार सारा तेजस्वी यादव पर होगा, तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। और चुनौती बड़ी इसी वजह से है, अगर आप पिछले 3 दशक को देखें तो पहले 15 साल तो आरजेडी का शासन रहा। लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ने मिलकर मुख्यमंत्री के कुर्सी का कमान संभाला। लेकिन पिछले 15 साल से आरजेडी सत्ता से बाहर है, लोकसभा में भी उनकी कोई सीटें नहीं है। और अगर आरजेडी इन चुनाव में अच्छा नहीं करती, और अच्छा करने का अर्थ ये है अगर वो ये चुनाव नहीं जीत पाती, तो अगले 5 साल तक आरजेडी फिर सत्ता से बाहर रहेगी। 20 साल अगर कोई पार्टी सत्ता से लगातार बाहर रहे, लोकसभा में कोई दावेदारी ना हो, तो ऐसी स्थिति में पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय होता है। उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि पार्टी के वर्करों का मनोबल बनाए रखें। पार्टी के वर्कर्स पार्टी को छोड़ने लगते हैं, नेता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने लगते हैं। तो इस तरह से 2020 का चुनाव इन वजहों से आरजेडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें कोशिश करनी होगी कि हर हाल में ये चुनाव जीतें। अगर चुनाव न भी जीत पाए तो अपनी जो संख्या है विधानसभा में इतनी रखें कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर आए। जी। इन चुनावों में आपको क्या लगता है कि बीजेपी का गेम प्लान क्या है? क्या चुनावों के बाद नीतीश कुमार की जगह बीजेपी कहीं अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है? क्यों ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि चिराग पासवान के पीछे बीजेपी है? देखिए, परसेप्शन इस वजह से बन रहा है कि अगर आप देखें एनडीए, तो एनडीए के गठबंधन में तीनों पार्टियां एक साथ हैं थी।
जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी। अगर इस गठबंधन में चिराग पासवान ने अपने आप को बाहर कर लिया इस गठबंधन से, और वो लगातार एक पार्टी पर अटैक कर रहे हैं जो है जेडीयू और बीजेपी, और उन्होंने बार बार इस बात का प्रचार किया है कि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वो जेडीयू का विरोध करेंगे। तो परसेप्शन बनने की वजह यह है कि बीजेपी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। ये जरूर है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने सबसे पहले इस बात की घोषणा की कि एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन जब चिराग पासवान ने फ्रंटल अटैक किया नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार को बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के पद के रूप में पेश कर रही है, एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रही है, फिर भी बीजेपी ने उनका बचाव नहीं किया, फिर भी बीजेपी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इन घटनाओं को देखते हुए, जो कुछ चलता रहा बिहार की राजनीति में पिछले 2-3 महीनों में, इन चीजों को देखते हुए ये एक परसेप्शन बनने लगा है कि कहीं इन घटनाओं के पीछे बीजेपी का हाथ तो नहीं है। लेकिन ऑफिशियल तौर पे बीजेपी ने कहीं ये नहीं कहा कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने और वो चाहेंगे कि बीजेपी का कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री बने। ऑफिशियल तौर पर बीजेपी के सारे बड़े नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है, अमित शाह ने भी और जेपी नड्डा जी ने भी, सब ने कम से कम एक बार इस बात की घोषणा जरूर की है कि एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो नीतीश कुमार ही है, और एनडीए नीतीश कुमार के छत्र छाया में ही, उनके ही लीडरशिप में चुनाव लड़ रहा है। तो एक और ऐसा लगता है कई बार कि कथनी और करनी में कहीं कोई फर्क तो नहीं है। कह तो रही है बीजेपी कि हम चुनाव नीतीश कुमार के छत्र छाया में कर रहे हैं, उनके लीडरशिप में कर रहे हैं, लेकिन जब उन पर एक अटैक करती है पार्टी, और वो पार्टी जो कहती है बीजेपी के साथ उनका तालमेल है, और तो ऐसी स्थिति में जब बीजेपी बचाव के लिए नहीं आती, तब लोगों के दिमाग में ये एक भ्रांति बनने लगती है और एक धारणा बनने लगती है कि कहीं कुछ दूसरा खेल तो नहीं चल रहा। जी। क्या ऐसा लगता है कि या इस बात से क्या इनकार किया जा सकता है या नहीं कि चुनावों के बाद नीतीश को केंद्र में मंत्री बनाकर बीजेपी अपना कोई मुख्यमंत्री राज्य में बनाए, अगर स्थितियां फेवर में आती हैं तो? ये राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या ये ऐसी संभावना है जो नीतीश कुमार के लिए एक्सेप्टेबल होगा? मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए एक्सेप्टेबल होगा, जो 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति, पहली बात तो ये, ऐसी स्थिति तभी पैदा होगी जब जेडीयू की सीटें बहुत कम हो जाए विधानसभा में, और बीजेपी की सीटें जेडीयू की सीटों की तुलना में कहीं ज्यादा हो। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तभी कुछ हलचल होगा। अगर जेडीयू और बीजेपी ने लगभग एक जैसी सीटें जीती, लगभग बराबर बराबर, या जेडीयू के कुछ सीटें कम भी हुई, तो इस तरह की हलचल होने की संभावना कम है। ऐसी हलचल तभी होगी जब जेडीयू का प्रदर्शन खराब होगा और बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऐसी स्थिति में ये सब स्थितियां पैदा हो सकती हैं, और जिस बात का आपने जिक्र किया, हो सकता है बीजेपी इस तरह के ऑफर लेकर के नीतीश कुमार के सामने आए और ये प्रपोजल रखे, ये प्रस्ताव रखे कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन जेडीयू के प्रदर्शन से अच्छा रहा है। लेकिन ये सब संभावनाएं तभी होंगी जब जेडीयू का प्रदर्शन खराब हो इन चुनावों में। जी। इसके अलावा नीतीश कुमार के तीनों टर्म की अगर परफॉर्मेंस को हम देखें, पहले 2 टर्म के मुकाबले जो ये तीसरा टर्म है, क्या इसके बाद नीतीश का जनाधार बढ़ा है या घटा है? नहीं, अगर मुझे तो स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता है कि 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद ये जो तीसरा टर्म हुआ है चीफ मुख्यमंत्री का, इसके बाद जनाधार बढ़ा नहीं है। किसी भी तरह से मुझे इस बात का संकेत नहीं मिलता कि जेडीयू बीजेपी का जनाधार बढ़ा है। ये मुख्यमंत्री के रूप में जब उनका दूसरा कार्यकाल था, उस समय बल्कि पहले कार्यकाल में उन्होंने सब बहुत अच्छा काम किया था। और जब मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया, मैं ये जनता के नजरिए से कह रहा हूँ, जो हम लोगों ने आंकड़े उस समय इकट्ठा किए थे, तो उस समय ऐसा दिखाई पड़ता था कि बहुत बहुत ज्यादा समर्थन था लोगों के बीच में, लोगों का नीतीश कुमार द्वारा किए गए कामों का। लेकिन पिछले 5 साल में उनमें, लोगों में जो नीतीश कुमार के लिए उत्साह है, उसकी कमी दिखाई पड़ती है। तो मुझे इस बात के कोई संकेत नहीं दिखाई पड़ते कि
जेडीयू का जनाधार और बीजेपी का जनाधार पिछले 5 सालों में बढ़ा है। जी। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, अ, या फिर आरजेडी की बात करें, अपने जो वो वोटर्स हैं, ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, उन्हीं के भरोसे रहे, नए वोटर्स को आकर्षित करने की इन पार्टियों ने कोई कोशिश नहीं की? लेकिन नए वोटरों को आकर्षित करने की इन पार्टियों ने कोशिश जरूर की, लेकिन आकर्षित कर नहीं पाए। जी। और नहीं करने की वजह से ही उन्हें कोलिशन और अलायंस बनाने पड़े। हर पार्टी, किसी भी अगर हम पार्टी का जिक्र कर लें, सभी पार्टियों के कोर सपोर्टर्स हैं, और पार्टी ने बहुत पुरजोर कोशिश की कि वो कोर सपोर्टर से बाहर जाकर दूसरे समुदाय के वोटरों को अपनी ओर खींच सके। लेकिन पिछले 15, 20, 30 सालों में पार्टियां इसमें विफल रही हैं, और यही विफलता है। इसी विफलता की वजह से पार्टियों ने गठबंधन किया। किसी भी पार्टी के लिए अगर यह संभव हो पाता कि वो दूसरी पार्टी के वोटरों को अपनी ओर खींच सके, दूसरे समुदाय में अपनी पैठ बना सके, तो पार्टियों को गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। जी। बिहार के इन चुनावों में क्या मुख्य मुद्दे बन रहे हैं? क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि नीतीश के खिलाफ कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो जरूर है, लेकिन क्या ये इतना स्ट्रांग है कि नीतीश कुमार को सीरियस मुश्किल में डाल दे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना इतना स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है जिससे नीतीश कुमार को सीरियस मुश्किल का सामना करना पड़े। निराशा जरूर है लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में कुछ निराशा है। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, और एक पूरा युवा वर्ग है जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे सिर्फ नीतीश कुमार को देखा है। उनमें ऐसी अपेक्षा होने लगी है कि अब शायद बदलाव का समय है और किसी दूसरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। लेकिन ये फीलिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, और इसके फीलिंग के इतने स्ट्रांग नहीं होने की वजह ये है, जब वो विकल्प देखते हैं, जब वो विकल्प तलाशने लगते हैं, तो उन्हें कोई अच्छा विकल्प नहीं दिखाई पड़ता। तो कुल मिलाकर के जो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी, नाराजगी, बहुत स्ट्रांग नाराजगी तो नहीं दिखाई पड़ती नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन जो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी और जो निराशा जो दिखती है, कुल मिलाकर के इसके बावजूद, इस निराशा के बावजूद, मुझे लगता है इन चुनाव में भी बड़ी संख्या में वोटर नीतीश कुमार लेड गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है, उनको वोट करेंगे। तो निराशा थोड़ी है, लेकिन इतनी नहीं कि बिल्कुल तख्ता पलट हो जाए और नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी हो जाए। जी। क्योंकि आम तौर पर ये देखा गया है कि लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन के वोटों में 10% तक की गिरावट आई है। क्या ये ट्रेंड बिहार में भी दिखाई दे सकता है? क्या इसका असर नतीजों पर पड़ सकता है? ये सिर्फ एनडीए की ही बात नहीं है। जी। जब भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की आप तुलना करेंगे, तो हमेशा लोकसभा के चुनाव में बड़ी पार्टियों, नेशनल पार्टीज को ज्यादा वोट मिलता है, और वही पार्टी जब विधानसभा चुनाव लड़ती है, और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कुछ फासला होता है, जब मैं फासले की बात कर रहा हूँ, मैं महीनों के अंतराल की बात कर रहा हूँ। जी। तो अगर विधानसभा के चुनाव 6 महीने के बाद अगर होते हैं, तो विधानसभा के चुनाव में तमाम छोटी छोटी पार्टियां होती हैं जो चुनाव लड़ती हैं। मुद्दे थोड़े अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उतने हावी नहीं होते, क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नेशनल पार्टीज का वोट शेयर हमेशा गिरता है। ये सिर्फ पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव की बात नहीं है। जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, 2004 के चुनाव और 2009 के चुनाव के बाद भी, अगर आप देखें कि उन चुनावों को जीतने के बाद भी, अगर जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो कांग्रेस के वोटों का में गिरावट आती है। तो ये हर पार्टी के लिए लागू है। नेशनल पार्टियों को का वोट जब स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है, उसमें लोकसभा के वोट की तुलना में हमेशा कम होता है। पिछले दिनों ये झारखंड में देखने को मिला, ये हरियाणा में देखने को मिला, ये महाराष्ट्र में देखने को मिला बीजेपी के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार में भी ऐसी स्थिति होगी कि जितना वोट बीजेपी जेडीयू गठबंधन को लोकसभा में मिला था, उससे कम आएगा। लेकिन इस गिरावट के बावजूद बीजेपी जेडीयू गठबंधन सबसे आगे रहेगा। इसकी वजह साफ है, एंटी एनडीए वोट बटा हुआ दिखाई पड़ता है। एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, जिनके साथ लेफ्ट की तमाम पार्टियां भी जुड़ी हैं। इसके बावजूद एक छोटा सा गठबंधन और बना है, जिसमें एमआईएम है, पप्पू यादव की पार्टी है,
और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। इन तीनों ने मिलकर एक छोटा गठबंधन और बनाया है। तो एनडीए के खिलाफ जो वोट हैं वो बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस वजह से वोटों की गिरावट के बावजूद एनडीए का प्रदर्शन अच्छा होने की संभावना बनी हुई है। जी, तो आपका कहना है कि अगर सफलता के लिए जिन दो दलों का गठबंधन है वो जेडीयू और बीजेपी हैं, और इसके अलावा फ्रंट रनर आप इन्हें मान रहे हैं चुनावों में बिहार के? जैसा मैंने पहले जिक्र किया, अगर बिहार की तीन बड़ी पार्टियों को देखें, जिसमें जेडीयू है, आरजेडी है और बीजेपी है, और ये बड़ी पार्टियां वोट जनाधार के आधार पर हैं। तीनों पार्टियों को तकरीबन 20, 22, 25% वोट मिलते हैं। जिन भी दो पार्टियों का गठबंधन बिहार के चुनाव में हो जाएगा, वो गठबंधन दूसरे पार्टियों या दूसरे गठबंधन से आगे रहेगा। 2015 के चुनाव की अगर आप बात करें और याद करें, उस समय तो नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ लालू यादव का हाथ जी, से हाथ मिलाया था, और उस वक्त महागठबंधन बना था, और इस महागठबंधन ने बीजेपी को पछाड़ दिया था। इन चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी के साथ आए हैं। तो निश्चित रूप से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन दूसरे गठबंधन या दूसरी पार्टियों से आगे है। जिन भी जो जब भी दो पार्टियां, इन तीनों में से दो पार्टियां हाथ मिलाएंगी, वो गठबंधन दूसरे गठबंधन से आगे होगा। जी। अब तो क्या अगर ये चुनाव त्रिकोणीय होता है या बहुकोणीय होता है, तो मुकाबला ये एनडीए की जीत ही सुनिश्चित करेगा। क्या इससे एनडीए को वॉक ओवर भी मिल सकता है? वॉक ओवर कहना तो मुश्किल है। वॉक ओवर तो हम तब कहते हैं जब बिल्कुल दूसरी पार्टियां ध्वस्त हो जाएं या जी। चुनाव ही नहीं लड़ रही हो। चुनाव तो दूसरी पार्टियां लड़ रही हैं, वो भी अपनी कमर कस रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन को मजबूत किया जाए। लेकिन ये जरूर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एंटी एनडीए वोट बिखरे हुए दिख रहे हैं। कम से कम एनडीए के खिलाफ दो गठबंधन शामिल हैं। ऐसी स्थिति में एनडीए की स्थिति और मजबूत होती हुई दिखाई पड़ती है। अगर एनडीए के खिलाफ सारी पार्टियां एकजुट हो जाती, तब तो चुनाव में कोई मुकाबला होता, और जो एनडीए के खिलाफ गठबंधन है वो एनडीए को करारा टक्कर देती। लेकिन चूंकि एनडीए के खिलाफ जो वोट है, जो एंटी एनडीए वोट है, वो बिखरे हुए हैं। जी। जितना बिखराव होगा एंटी एनडीए वोट में, उतना ही फायदा एनडीए को होगा। जी। अब इन चुनावों में क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का जादू चलेगा, या फिर स्थानीय मुद्दे इतने हावी हैं कि वो ज्यादा फोकस में रहेंगे? हाँ, ये दो चीजों की तुलना की नहीं जा सकती। ये तो वैसी ही बात हो गई कि जी। आइसक्रीम पसंद है या आम पसंद है। किसी व्यक्ति को दोनों पसंद हो सकता है, किसी व्यक्ति को दोनों जी। नापसंद हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं तो पॉपुलर थे और पॉपुलर हैं, और इन चुनाव में भी उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार होगी। लेकिन लोग प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पसंद करते रहेंगे, और बिहार की जनता इन चुनाव में भी पसंद करेगी। लेकिन साथ ही साथ बिहार की जनता ये भी सोचेगी कि प्रधानमंत्री पॉपुलर हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन क्या बिहार की राजनीति के लिए हमें प्रधानमंत्री को वोट देना चाहिए या ऐसे नेता को वोट देना चाहिए जो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, जो हमारे स्टेट के विकास के लिए एक रोल प्ले करेगा। आप देखें, अगर हरियाणा के चुनाव को देखें या झारखंड के चुनाव को देखें या दिल्ली के चुनाव को देखें, ये ऐसे राज्य नहीं है जहां प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी नहीं है। दिल्ली में प्रधानमंत्री काफी पॉपुलर है, हरियाणा में भी प्रधानमंत्री मोदी काफी पॉपुलर रहे, और कोई वजह नहीं है, हमारे सारे आंकड़े ये बताते हैं कि झारखंड में भी प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत थी। लेकिन लोगों ने जब वोट दिया, तो दो अलग अलग लोग चीजों को देख रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है तो उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे ही राज्य की सरकार चुनने की बात आती है, राज्य की सरकार के लिए वोट देने की बात आती है, और ये सोचना होता है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसे बनाना है, तो उनके वोट देने का जो कंसिडरेशन है, जो आधार है, वो बदल जाता है, और वो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी को देखकर वोट नहीं देते। तो प्रधानमंत्री मोदी को पॉपुलर तो समझते हैं, उनको मानते हैं एक बड़े नेता हैं, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन साथ ही साथ वोटर इस बात को ध्यान में रखकर वोट देता है कि उनके राज्य के लिए कौन अच्छा नेता होगा। बिहार में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। ये जरूर है कि
प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी ऐसे गठबंधन का पार्ट है जो गठबंधन ऑलरेडी फ्रंट रनर मुझे दिखाई पड़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान में रखकर वोट दे रहे होंगे लोग, मुझे ऐसा दिखता नहीं है। जैसा कि दूसरे, और इसकी वजह बहुत साफ है, दूसरे राज्यों में भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। बट इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, बीजेपी फिर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन लोग बीजेपी को वोट इसी के लिए सिर्फ नहीं देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं। जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि क्या ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी नतीजों के बाद ये तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी, यानी नतीजों के बाद नए गठबंधन की भी संभावना है? आप क्या सोचते हैं? सरकार किसकी बनेगी इसके ये तय तो नतीजों के बाद ही होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसकी संभावना कितनी है कि लोग वोट किसी को देंगे और सरकार किसी और की बन सकती है। और मैं जिक्र कर रहा हूँ कि चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़ रहे हैं और एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग का मामला लोग समझ रहे हैं कि ऐसी बीजेपी के साथ कुछ अंदरूनी समझ, अंदरूनी घालमेल चल रहा है। इसकी संभावना बनी रहेगी, लेकिन ये तभी होगी जब बीजेपी जेडीयू गठबंधन को अगर मेजॉरिटी नहीं मिला, अगर इन दोनों को मेजॉरिटी आ गया तब तो इसकी संभावना बिल्कुल शून्य है कि लोगों ने वोट किसी के लिए दिया और सरकार किसी की बनी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जो प्रेजेंट एनडीए है बिहार में, जिसमें की पार्टी और बीजेपी शामिल है, अगर दोनों पार्टियों के गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं मिला, ऐसी स्थिति में उलटफेर होने की गुंजाइश है। और ये हो सकता है कि गठबंधनों में फेरबदल हो। प्री पोल अलायंस जो रहा था वो पोस्ट पोल, जब इलेक्शन चुनाव के बाद पार्टियां एक पाले को छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन बना लें, और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के मकसद से। तो इसकी गुंजाइश है, इसकी गुंजाइश बनी रहेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये तभी होगा जब बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं आएगा। अगर इन दोनों पार्टियों को मेजॉरिटी आ गया तो इसकी संभावना मेरे समझ से शून्य है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार जी, प्रोफेसर CSDS, हमसे बात करने के लिए और बिहार विधानसभा चुनावों पर अपने विश्लेषण को हमसे साझा करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। ठीक है।